बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम बयान कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि लैट की जो तैयारी है वो कैसे की जाए। उस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को डिटेल से बताया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी किस तरह करते हैं, और उसके बाद आपको ये भी बताया था कि हम सबसे पहले इस सीरीज़ में जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे पास्ट पेपर, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट का एक मुकम्मल पास्ट पेपर हम देखेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को न हो जाए कि लॉ एडमिशन टेस्ट किस तरह आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट के पास्ट पेपर को देखेंगे। 1 जून 2025 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था उसके हम एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। वो तमाम एमसीक्यूज यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो हमारे तक पहुंचे हैं, यहाँ हमने सर्च करके आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि वर्ड्स सेकंड द सेम इन पोइट्री आर कॉल्ड, यानी कि शायरी के अंदर जो अल्फाज एक जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेटाफोर्स, दूसरा ऑप्शन है सिमाइल्स, तीसरा ऑप्शन है राइमिंग वर्ड्स और चौथा ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन। तो मेटाफोर्स का जो मतलब होता है वो होता है इस्तिआरा, ठीक है। सिमाइल्स का मतलब होता है कि एक जैसे अल्फाज, यानी कि जिसको हम उर्दू में तशबीह कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है राइमिंग वर्ड्स, यानी कि हम काफिया या वो अल्फाज जो एक जैसे होते हैं। उसके बाद जो डेल्टा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ जो वो पूछना चाह रहा है कि वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ निकालते हैं शायरी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि उनको हम काफी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, इफ टू पीपल आर टॉकिंग प्राइवेटली यू शुड, अगर दो लोग आपस में प्राइवेट बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ज्वाइन देयर कन्वर्सेशन, उनकी बात को ज्वाइन करना चाहिए। वॉकिंग अवे साइलेंटली, उनसे खामोशी से पीछे हट जाना चाहिए। सी ऑप्शन है अवॉइड इंटरप्टिंग और लिसनिंग इन, यानी कि उनकी बात सुनने से हमें परहेज करना चाहिए। और डी ऑप्शन है स्टार्ट टॉकिंग लाउडर नियर बाय, उनके करीब ऊंची ऊंची आवाज से बोलना चाहिए। एथिक्स तो हमें यही कहती है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो हमें उनकी बात काटने से परहेज करना चाहिए या उसको सुनने से परहेज करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तीसरा यहाँ एमसीक्यूज है यू कैन डू इट बट आई डैश, यानी कि आप इसको कर सकते हो और मैं इसको। पहला ऑप्शन है वुड नॉट, यानी कि हमने यहाँ बेसिकली जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि यहाँ जो सेंटेंस यूज हुआ है कैन डू, उसी तरह का सेम सेंटेंस हम नीचे देखें कि कौन सा बन रहा है। वुड नॉट पास्ट का है, विल फ्यूचर का है, मस्ट की सेंस नहीं बन रही, मस्ट का मतलब है कि जरूरी। और डी ऑप्शन है कैन नॉट, यानी कि यहाँ भी कैन डू है और यहाँ भी कैन नॉट है, यानी कि ये सेम आपस में मैच कर रहे हैं, इनका जो टेंस है वो सेम बन रहा है, इसलिए जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है डी। अब जो चौथा एमसीक्यूज है वो है वेयर डज पलवाशा, यानी कि यहाँ बेसिकली जो है वो हमने इसमें जो चीज़ हमें वर्ब है हमने वो ढूंढना है। अब स्लीप्स जो है, स्लीप्स तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि डज ऑलरेडी आ चुका है। लीव्स भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस डज आ चुका है। अब लिव है और लिविंग है। लिविंग का जो रूल है वो है कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ इज आर एम के साथ आईएनजी वाला लगाना है, लेकिन यहाँ इज वगैरह आर वगैरह या इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डज के साथ हम जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है लिव। आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चीज़ आती है वो है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस का इजाफा होता है। चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए डज ऑलरेडी आ गया है और जो इसके साथ वर्ब आएगी वो सिंपल वर्ब आएगी। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा एमसीक्यूज है वो है सारा इज़ नॉट गुड एट ड्राइविंग सो शी, यानी कि सारा जो है वो ड्राइविंग में अच्छी नहीं है, लिहाजा सारा क्या करती है, वॉक्स एवरीवेयर, हर जगह जाती है। हायर टैक्सी, हायर्स टैक्सी, यानी कि टैक्सी को हायर करती है, या टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर, या बस के ज़रिए हर जगह जाती है। और जो डी ऑप्शन है वो है स्टेज एट होम। अब यहाँ ये लॉजिक वाला सवाल है, यहाँ हमने देखना है कि वॉक्स एवरीवेयर, जब सारा ड्राइविंग में अच्छी नहीं है तो वो हर जगह कैसे जा सकती है, ठीक है। तो लिहाजा ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब जो बी ऑप्शन है वो हायर्स अ टैक्सी, हायर्स अ टैक्सी यानी कि हर दफ़ा टैक्सी को हायर करना उसके लिए यानी कि एक्सपेंसिव हो सकता है, वो ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ नहीं है, लिहाजा पहला भी नहीं है और दूसरा ऑप्शन भी हमारे लिए रीज़नेबल नहीं है। और जो सी ऑप्शन है टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर, इसको हम थोड़ा सा मद्देनजर रखेंगे और मुझे यही ऑप्शन ठीक लग रहा है ये, लेकिन हमने
टिक करने से पहले और जो बबल फिल करने से पहले हमने चारों ऑप्शन लाजमी देखने हैं ताकि हम किसी भी किस्म की गलती से बच सकें। अगर आगे हम डी ऑप्शन देखते हैं कि स्टेज एट होम, स्टेज एट होम भी रहना रीजनेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जाहिर बात है सारा का कोई ना कोई तो काम होगा, सारा किसी ना किसी काम के सिलसिले में तो बाहर जाती है। डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर। ये उसके लिए इकोनॉमिक भी है और वो अफोर्ड भी इस चीज़ को कर सकती है, लिहाजा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर। आगे हमारे पास जो छठा एमसीक्यूज है वो है सम पीपल लेक एक्सेस। यहाँ हमने रीजनेबल प्रपोजिशन देखनी है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेस के साथ हमारे जो प्रपोजिशन आती है वो है टू आती है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है कि विद क्लीन वाटर, ये ठीक नहीं है। इन क्लीन वाटर, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। आगे जो सी ऑप्शन है वो है फ्रॉम क्लीन वाटर, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और जो इसका रीजनेबल ऑप्शन है वो है टू क्लीन वाटर, यानी कि सम पीपल लेक एक्सेस टू क्लीन वाटर। एक्सेस के साथ मैंने क्या बताया है कि हमेशा क्या प्रोपोजिशन आएगी, टू प्रोपोजिशन आएगी, लिहाजा इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है डी। अगर सातवां एमसीक्यूज है वो है एंटोनिम्स ऑफ बंगल, यानी कि इसका मतलब बंगल का जो एंटोनिम है वो हमने देखना है। बंगल का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है किसी काम को ख़राब करना या किसी काम को यानी कि सही सर अंजाम ना देना। अब जो कि हमने इसका एंटोनिम देखना है, फेल का मतलब है नाकाम, सक्सीड का मतलब है कामयाब होना, और डिले का मतलब है कि किसी काम को तख़ीर करना, और कंफ्यूज का मतलब है किसी काम में परेशानी बनाना। अब आगे जो बंगल है इसका मतलब था नाकामी, किसी काम को ख़राब करना, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा सक्सीड। आगे हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है वो है एंटोनिम ऑफ नेग्लिजेंस इज, यानी कि लापरवाही का जो मुतजाद है वो क्या है। तो इग्नोरेंस का मतलब है जहालत, लेजीनेस का मतलब है सुस्ती, केयर का मतलब है किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना, और डी ऑप्शन है मिस्टेक, गलती। तो लिहाजा हमने नेग्लिजेंस का एंटोनिम देखना है, तो सबसे रीजनेबल जो चीज़ है वो है केयर, किसी चीज़ का ख्याल रखना। हमारे पास नाइन्थ एमसीक्यूज जो है वो है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव, यानी कि जो ऑफेंसिव है हमने इसका मुतजाद ढूंढना है। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि गुस्सा वाला मामला या तलख मामला या गुस्ताखाना मामला। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका जो एंटोनिम है वो क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रूड, यानी कि सख्त मिजाज होना। दूसरा जो ऑप्शन है हार्श, यानी कि तलख मिजाज होना। तीसरा जो ऑप्शन है पोलाइट, यानी कि नरम अंदाज होना। और चौथा जो ऑप्शन है वो है इंसल्टिंग, यानी कि किसी की यानी कि बेइज्जती करना। तो हमारे पास जो ऑफेंसिव का मुतजाद है, गुस्से का जो मुतजाद है वो है पोलाइट, यानी कि नरम। उसके बाद हमारे पास 10th एमसीक्यूज है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लाइफ लाइन, यानी कि लाइफ लाइन का जो या मुतरादिफ है वो क्या है। अब लाइफ लाइन का मतलब होता है कि किसी को सहारा देना, किसी की हेल्प करना या किसी को सपोर्ट करना। तो हम इसका मुतरादिफ देखेंगे तो पहला ऑप्शन है थ्रेट, किसी को डराना। दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट, किसी की हेल्प करना, मदद करना। सी ऑप्शन है अटैक, किसी के ऊपर हमला करना। और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है वीकनेस, यानी कि कमजोरी। अब जो लाइफ लाइन है इसका मतलब है किसी को सहारा देना, किसी की सपोर्ट करना। तो इसका जो मुतरादिफ है, सिनोनिम है वो है सपोर्ट, किसी की यानी कि किसी को सहारा देना। अब हमारे पास 11th एमसीक्यूज है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूनेररी, यानी कि इसका जो फ्यूनेररी है इसका जो हमने मुतरादिफ है वो ढूंढना है। तो फ्यूनेररी का मतलब है कि किसी तदफीन के मुतालिक। अब जो इसका पहला ऑप्शन है सेलिब्रेशन, यानी कि किसी की खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना किसी चीज़ को। बी ऑप्शन है ब्यूरियल, यानी कि बरियल, यानी कि किसी की तदफीन करना। सी ऑप्शन है मैरिज, शादी। और डी ऑप्शन है पार्टी, यानी कि पार्टी करना। तो अब फ्यूनेररी का मतलब जो सिनोनिम है वो है बरियल, यानी कि किसी की तदफीन करना। अब हमारे पास 12th एमसीक्यूज है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टर्शरी। टर्शरी का जो सिनोनिम है वो हमने बयान करना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, यानी इसमें जो आता है सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट। सेकेंडरी इसका मतलब होता है कि सेकंड। टर्शरी इसका मतलब होता है कि थर्ड। और जो क्वार्टरी है इसका मतलब जो होता है वो होता है फोर्थ। अब जो टर्शरी है इसका जो मुतरादिफ है वो है थर्ड। अब फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है और प्राइमरी भी नहीं है, और जो इसका बेस्ट सिनोनिम है वो है थर्ड। अब हमारे पास 13th एमसीक्यूज आ जाता है, वो है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोल्ड फीट, यानी कि कोल्ड फीट का हमने जो सिनोनिम है मुतरादिफ है उसको हमने बताना है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है कॉन्फिडेंस, दूसरा ऑप्शन आ जाता है नर्वसनेस, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है करेज, और चौथा ऑप्शन है वो है डिटर्मिनेशन। कोल्ड फीट का जो मतलब है वो है, कोल्ड फीट का जो मतलब है वो होता है नर्वस, यानी कि किसी चीज को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो है नर्वसनेस।
आगे हमारे पास आ जाता है 14th MCQ, एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रेस। हमने बताना है कि डिस्ट्रेस का जो एंटोनिम है वो क्या है। डिस्ट्रेस का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है तकलीफ होना, परेशानी होना। तो पहला ऑप्शन है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब है परेशान, सारो का मतलब है गमगीन, सी ऑप्शन है कंफर्ट, इसका मतलब है कि आसाइश में होना, और डी ऑप्शन है पेन यानी कि तकलीफ में होना। तो हमने डिस्ट्रेस, परेशानी या तकलीफ का हमने अपोजिट देखना है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कंफर्ट। तो उसके बाद 15th जो MCQs है वो है करेक्ट प्रपोजिशन। हमने करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड करनी है। ही इज़ एंग्री डैश मी, तो पहला ऑप्शन जो है वो है टू, ही इज़ एंग्री टू मी, ये नहीं सूटेबल। और दूसरा जो ऑप्शन है एट, ही इज़ एंग्री एट मी, ये भी सूटेबल नहीं है। और सी ऑप्शन है विद, ही इज़ एंग्री विद मी, और इसको हम कंसीडर करेंगे लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखने के बाद ही। फोर्थ ऑप्शन है ही इज़ एंग्री ऑन मी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और डी, ये नहीं है। जब भी एंग्री आएगा उसके साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी विद, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा वो विद है, ही इज़ एंग्री विद मी। 16 MCQs आ जाता है। एरर हमने फाइंड करना है। ही गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमने फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है गोज, दूसरा ऑप्शन है गोइंग, तीसरा ऑप्शन है वेंट, डी ऑप्शन है गॉन। तो देखें ये गो बिल्कुल गलत है, यानी कि गो किसी के साथ नहीं आता। तो गोइंग जो है वो इज, आर, एम आए तो फिर गोइंग आता है। वेंट है वो सेकंड फॉर्म है। यहाँ के एवरीडे है यानी कि रोजाना स्कूल जाता है, ये एक रूटीन है। तो आपको पता है कि रूटीन के साथ जो हमारा टेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके साथ जो हम लगाते हैं वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है गोज, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये था हमारे पास जितने MCQs हमने फाइंड किए अपनी सर्च के मुताबिक, वो आपके सामने हमने तमाम के तमाम शेयर कर दिए हैं। तो इनको देखें और एक आइडिया लें कि किस तरह का इंग्लिश पोर्शन लैट के इम्तिहान में आता है, और आप इसमें जज करें कि आपको इसमें कितना पेपर आता है और आपने कितना इसको पेपर को हल कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी में मुआवनत मिल सके और आप ये फाइंड कर सकें कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, इसका सेकंड पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा जनरल नॉलेज के मुतालिक। उसके सवाल भी आप देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह के एग्जाम्स में जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।